स्टूडेंट देखिए, आज हम लोग जो है आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो सदिशों के सदिश गुणनफल के बारे में। कल हमने जो है यहाँ तक पढ़ लिया था किसी सदिश ए वेक्टर का सदिश बी वेक्टर पर प्रक्षेप यानी घटक। तो कल जो है हम यहाँ तक पढ़ चुके थे अच्छे से। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे दो सदिशों का सदिश गुणनफल। चलिए स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे दो सदिशों का सदिश क्रॉस प्रोडक्ट या फिर क्रॉस वेक्टर। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर दो सदिशों का सदिश गुणनफल का मतलब क्या हुआ, समझिए। मान लीजिए मेरे पास दो सदिश हैं, हमने दो सदिश लिए यहाँ पर, सदिश नंबर एक, सदिश नंबर ए। ठीक है, सदिश नंबर एक लिया हमने, और जो सदिश नंबर एक है ना अपना, वो कुछ इस तरीके का है। ठीक, और सदिश नंबर दो लिया, ये हमने दो सदिश लिए, ये हमने लिए दो सदिश। ठीक है, जब हमने क्या लिया, ये दो सदिश लिए, और इन दोनों सदिश की हम कह सकते हैं जब प्रक्रिया होगी, जब इन दोनों सदिशों की हम कह सकते हैं प्रक्रिया होगी, तो इस प्रक्रिया में हमें एक नए सदिश का निर्माण होता हुआ दिखेगा। एक नए सदिश का निर्माण होता है। ठीक है ना स्टूडेंट। तो इसमें क्या होता है, एक नए सदिश का निर्माण होता है, और इसी को हम कहते हैं दो सदिशों का सदिश गुणनफल। की जब दो सदिश आपस में एक प्रक्रिया के द्वारा एक नए सदिश का निर्माण करते हैं ना, तो उसे हम कहते हैं दो सदिशों का सदिश गुणनफल। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर उदाहरण के तौर पर समझें तो वो कौन कौन सी राशियाँ अपनी ऐसी होंगी। तो देखिए, अगर हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में सबसे पहला अपना आ जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, पहला जो उदाहरण है ना अपना, वो है यहाँ पर हम कह सकते हैं अपना वी वेक्टर। ठीक है, जब हम कह सकते हैं बी वेक्टर बराबर होता है अपना ओमेगा गुणे में आर। ठीक है, यहाँ पर बी जो है अपनी हम कह सकते हैं चाल है, और यहाँ पर जो ओमेगा है ना, इसको बोलते हैं कोणीय चाल। तो यहाँ पर जो ओमेगा है अपना, यहाँ पर जो ओमेगा है ना, इसको बोलते हैं कोणीय चाल। ये ओमेगा अपना है कोणीय चाल। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कोणीय चाल, ये है अपनी कोणीय चाल। ठीक है, आगे पढ़ेंगे भी इनको हम। ठीक है, इसके बाद अगली अपनी है, देखिए यहाँ पर ए वेक्टर यानी त्वरण, ये को बोलते हैं हम एक्सीलरेशन यानी त्वरण। ये होता है अपना एल्फा क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है, ये जो आर है ना, ये अपना स्थिति सदिश है मूल बिंदु से। ठीक है, तो यहाँ पर जो एल्फा है ना अपना, एल्फा, यहाँ पर अगर हम एल्फा की बात करें तो इसको बोलते हैं कोणीय त्वरण। ये जो एल्फा होता है, ये होता है अपना कोणीय त्वरण। ठीक है ना, ये होता है अपना कोणीय त्वरण। इसके बाद अगर हम बात करें टाउ की, तो जो टाउ होता है ना अपना, टाउ किसके बराबर होता है, ये होता है आर वेक्टर इंटू में एफ वेक्टर के बराबर होता है। और यहाँ पर जो टाउ होता है ना अपना, ये होता है बल आघूर्ण। ये क्या होता है अपना, ये होता है बल आघूर्ण, बल आघूर्ण के बराबर होता है ये अपना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें दो सदिश राशियां मिलकर एक नए सदिश का निर्माण करती हैं। जैसे यहाँ पर एक वेग का निर्माण हुआ, ये भी सदिश है। यहाँ पर कोणीय त्वरण और स्थिति सदिश, दोनों सदिश राशि हैं, दोनों जब आपस में मिले, इनका हम कह सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट हुआ, तो अपने को जो राशि मिली वो भी एक सदिश राशि है। इसी तरीके से यहाँ पर स्थिति सदिश, और हम कह सकते हैं जो बल अपने, ये दोनों सदिश राशि हैं, जब ये दोनों आपस में मिले तो इससे जो नई राशि मिली, ये भी क्या है अपनी एक सदिश राशि है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हमें सदिश राशियाँ मिलती हैं। अच्छा, अगर हम एक और बात करें यहाँ पर, कि मान लीजिए अपने पास ये एक सदिश है, ये अपने पास स्टूडेंट्स एक सदिश है। ठीक है, और एक सदिश अपने पास ये है, ये अपने पास दो सदिश हैं, ये अपने पास दो सदिश हैं। जब ये दोनों सदिश मान लीजिए आपने इन्हें मिलाया आपस में, इस तरीके से आपस में इन्हें आपने क्या करा, आपने इन सदिशों को आपस में इस तरीके से मिला दिया, हम कह सकते हैं। ठीक, ये दो सदिश थे, इन्हें आपने मिला दिया इस तरीके से। तो ये सदिश मान लेते हैं अपना ए वेक्टर सदिश है। ठीक है, और ये सदिश जो है ना अपना, ये सदिश बी वेक्टर है। तो अगर यहाँ पर आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए ना स्टूडेंट, तो क्षेत्रफल भी अपनी एक सदिश ही राशि होती है। तो आपसे अगर क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो आप क्षेत्रफल निकालेंगे दोनों का क्रॉस करके। ठीक है, यानी 1/2 इन दोनों का क्रॉस। मान लीजिए आपसे क्षेत्रफल का परिमाण पूछ ले वो, तो आप इसका मापांक इस तरीके से निकाल देंगे, ये होगा अपना क्षेत्रफल का हम कह सकते हैं परिमाण। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम एक और आकृति लें, जैसे हमने यहाँ पर एक सदिश ये लिया, हमने यहाँ पर एक सदिश ये लिया, और एक सदिश हमने कुछ इस तरीके से लिया, ये अपना दूसरा सदिश है। तो हमने ये दो सदिश लिए। ठीक है, अब जब हमने ये दो सदिश लिए तो हमने इनको इस तरीके से आपस में मिलाया, तो ये अपनी कौन सी आकृति बन गई, तो आपका आंसर होगा सर ये समांतर चतुर्भुज बन गया ना समांतर चतुर्भुज। तो ये सदिश है अपना, मान लीजिए हम कह सकते हैं ए वेक्टर, और ये सदिश जो है अपना, ये मान लेते हैं बी वेक्टर। ये दो सदिश हैं अपने पास। ठीक है, दो सदिश। अगर हमसे इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो हमें पता है कि क्रॉस करके निकलेगा, तो इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे ए वेक्टर क्रॉस में वी वेक्टर। और अगर हमसे मापांक पूछा जाएगा तो हम इस तरीके से आई जे के गुणांकों के रूट में स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो यहाँ तक कहानी हमारी हो गई। अब हम यहाँ पर स्टूडेंट पढ़ते हैं कि यहाँ पर एक सदिश मिला हमें,
और एक दूसरा सदिश मिला। हमने कहा इनमें प्रक्रिया होती है, किस तरीके की प्रक्रिया होती है, अब उस चीज़ को समझते हैं। यहाँ पर प्रक्रिया किस तरीके की होती है, चलिए तो हम शुरू करते हैं अगला टॉपिक, जिसका नाम है कार्तीय निर्देशांक पद्धति में सदिश गुणनफल। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगला अपना टॉपिक है कार्तीय निर्देशांक पद्धति में सदिश गुणनफल, और यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि इन दोनों में आखिर प्रोसेस किस तरीके की होती है और किस तरीके से एक नए सदिश का निर्माण हमें देखने को मिलता है। चलिए समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने क्या कहा कि मान लीजिए हमें दो सदिश दिए हुए हैं, तो हमने यहाँ पर लिखा दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है, देखिए हमें दो सदिश दिए हुए हैं। कौन कौन से दो सदिश दिए हुए हैं? पहला सदिश ए वेक्टर हमें दिया हुआ है ए एक्स आई कैप प्लस ए बाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, एक सदिश हमें ये दिया हुआ है। और दूसरा सदिश हमें स्टूडेंट दिया हुआ है बी एक्स, हम कह सकते हैं बी एक्स आई कैप प्लस बी बाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ये हमें दो सदिश दिए हुए हैं। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है ए क्रॉस बी बताना है हमें। भाई हमसे पूछा गया है कि ए क्रॉस बी वेक्टर का मान क्या होगा, ये पूछा। तो देखिए किस तरीके से निकालते हैं स्टूडेंट्स। इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पर ए क्रॉस बी इस तरीके से निकालते हैं कि आपको सबसे पहले तो सारणिक बना लेनी है एक। आपको क्या बना लेनी है? इस तरीके की एक सारणिक। इस जो मैंने ये जो चिन्ह बनाया इसको बोलते हैं सारणिक। और यहाँ पर आपको लिखना है आई कैप, और आपको लिखना है जे कैप, और आपको लिखना है के कैप। इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर आई के जो गुणांक है ना, इनको लिख देना है। आई का, यहाँ पर आई का गुणांक कितना है? ए एक्स, तो हमने लिख दिया ए एक्स। यहाँ पर आई का गुणांक कितना है? बी एक्स, तो हमने यहाँ पर लिख दिया बी एक्स। ठीक, आई के गुणांक हो गए। सिमिलरली इसी तरीके से जे के गुणांक, तो यहाँ पर जे का गुणांक कितना है अपना? ए बाई, तो हमने यहाँ पर लिख दिया ए बाई। ठीक है, यहाँ पर जे का गुणांक अपना कितना है? बी बाई, तो हमने यहाँ पर लिख दिया बी बाई। इसी तरीके से के गुणांक यहाँ कितना है? ए जेड, और यहाँ पर के का गुणांक कितना है? बी जेड, तो इनको आप लिख दीजिए। यहाँ पर हमने लिख दिया ए जेड और बी जेड। अब इनको किस तरीके से सोल्व, किस तरीके से इसको करते हैं, देखिए किस तरीके से सोल्व करेंगे इसको, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स एक बार आप अच्छे से देखिए। इस तरीके से हम सोल्व करते हैं इसको कि सबसे पहले आपने एक कॉलम बनाया, आई कैप लेना है आपको, फिर एक ब्रैकेट बनानी है आपको, ठीक है। फिर माइनस के साथ यहाँ पर आपको जे कैप लेना है, ठीक है। एक ब्रैकेट फिर से बनानी है आपको, फिर प्लस के साथ में आपको के कैप लेना है, और यहाँ पर आपको एक ब्रैकेट बनानी है, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, बड़ी ध्यान से यहाँ पर देखना है कि जब आप आई वाली इस ब्रैकेट को भरेंगे तो सिर्फ आई वालों को आप छुपा लीजिए। तो यहाँ पर 4 ही नंबर बच रहे हैं, 1 2 3 4। देखिए आई वाले को जब आप निकालेंगे तो आई वाले को छुपा लीजिए, और ये वाली 36 लाइन को, तो ये 4 नंबर अपने पास बच रहे हैं ना। तो इसको ही आपको क्या करना है, लिखना है इसके भीतर। तो देखिए किस तरीके से लिखेंगे आप, ए बाई बी जेड, ए बाई बी जेड, ठीक है, और ए जेड बी वाई, ए जेड और बी वाई, और इन दोनों का आपको लेना है अंतर, ठीक। इसी तरीके से जब जे वाला आप देखेंगे तो जे वाले को छुपा लीजिए और ये वाली लाइन छुपा लीजिए। तो क्या बचा? ए एक्स बी जेड, क्या बचा अपने पास? ए एक्स और बी जेड, ठीक। और क्या बचा अपना? बी एक्स ए जेड, बी एक्स हम कह सकते हैं ए जेड, और इन दोनों का भी आपको लेना है अंतर, ठीक। के वाला किस तरीके से निकालेंगे, वही रूल कि के वाले को छुपा लीजिए और ये 36 लाइन को। तो क्या बचा अपना? ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई, ये अपना यहाँ पर बचा है स्टूडेंट्स। देखिए ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ये अपना बचा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं हम सदिशों का क्रॉस गुणनफल कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो इस हम कह सकते हैं क्रॉस सदिश के ऊपर एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ये जो हमने क्रॉस निकालना सीखा है ना, दो सदिशों का क्रॉस, इसके ऊपर आधारित एक क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है अपना क्वेश्चन में क्या हमसे कह रखा है, क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि एक बल एफ वेक्टर बराबर हमें दे रखा है 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप के द्वारा स्थिति सदिश आर वेक्टर बराबर है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप पर स्थित कण पर उत्पन्न हमें बलागुण बताना है। तो स्टूडेंट देखिए हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है सबसे पहले यहाँ पर बल एफ वेक्टर बराबर यहाँ दे रखा है हमें 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप, ये हमें दे रखा है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर हमें स्थिति सदिश आर वेक्टर कितना दे रखा है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, ये हमें दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर हमें कहीं पर क्वेश्चन में ये नहीं बता रखा है कि हमें इनका क्रॉस ज्ञात करना है, लेकिन हमें तो पता है कि बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है, सर ने अभी बताया हमसे, यहाँ पर टाउ पूछा गया है। तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया, हमने आपको टाउ का फॉर्मूला अभी बताया था कि जो बल आघूर्ण होता है अपना, ये आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर के बराबर होता है। बताया कि नहीं बताया? बिल्कुल बताया।
तो यहाँ पर आपको क्या करना है अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको हमने बताया कि इनका क्रॉस ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, सारणिक बना लेना है। आई कैप, जे कैप और के कैप आपको लिखने इनके भीतर। लिख लिया आपने, बढ़िया करा। अब यहाँ से आप देखिए कि आर वेक्टर जो है ना, आर वेक्टर सबसे पहले आपको यहाँ पर सूत्र में हम कह सकते हैं आर वेक्टर है तो यहाँ पर आई जे के आर वाले जो सदिश है ना उसमें आई जे के गुणांक रखते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें क्रम बड़ा मैटर करता है, अभी आप देखेंगे आगे। तो यहाँ पर मैं क्रम के लिए बड़ा महत्व दे रहा। और यहाँ पर अपने पास कितना है, 2 -3 और 6। बस अब इसको सोल्व कर लेना है हमें। सोल्व किस तरीके से करना है, देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया, आई कैप आपको लिखना है और एक ब्रैकेट आपको इस तरीके से लगा देनी है। फिर माइनस का आपको जे कैप रखना है और इस तरीके से आपको एक ब्रैकेट लगा देनी है। फिर आपको के कैप रखना है और इस तरीके से आपको एक ब्रैकेट लगा देनी है। बस अब आपको क्या करना है, इनके अंदर जो है हम कह सकते हैं आई कैप वाले को छुपा लीजिए, जो 4 नंबर बचे हैं बस उनकी गुणा होगी। तो देखिए यहाँ पर आएगा -6, ठीक, -6 कम 6, और यहाँ पर हम कह सकते हैं हम माइनस का 3 दूनी 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का 3 दूनी 6 आ जाएगा। और इन दोनों का हमें क्या लेना है, अंतर। अब जे कैप वाले में जे कैप वाले को छुपा लीजिए, ये 2 नंबर बचे, ये यानी कि कुल मिलाकर 4 बचे। तो ये हो गया 6 दूनी 12 अपना, और माइनस का 2 दूनी 4, ठीक, ये हमने लिख दिया। इसके बाद के कैप वाले में आप के कैप वाले को छुपा लीजिए और इसको छुपा लीजिए, तो ये बचा अपना माइनस का 3 दूनी 6, ठीक, और माइनस का 2 एकम 2, और इनका हमें लेना है अंतर, -2 एकम 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ध्यान से आपको देखना है अच्छे से, बस सोल्व कर लेना है इसको। देखिए माइनस के 6 प्लस के 6, तो यहाँ पर अपना कितना आएगा निकल के, ये देखिए अपना आएगा आई कैप -6 + 6, ये हो गया अपना माइनस का जे कैप। यहाँ पर 12 में से 4 गई, आ गया अपना 8, प्लस का अपने पास आ गया के कैप, यहाँ पर आ गया माइनस का 6 प्लस का 2, ये आ गया अपने पास। तो यहाँ आ गया 0, ये वाला टर्म अपना हो गया 0, इसको काट सकते हैं और ये बचा मेरे पास। तो हम यहाँ पर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 0 आई कैप माइनस का 8 जे कैप, और 6 में से 2 गए, अपने पास आया -4, -4 हम कह सकते हैं -4 के कैप, ये निकल के आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये अपने पास हम कह सकते हैं आर वेक्टर और एफ वेक्टर का, यानी कि कुल मिलाकर ये हमारे पास टाउ का हम कह सकते हैं मान निकल के आ गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज़ हम चेक कराते हैं, आपको ध्यान से देखिएगा क्या चेक करवाने जा रहे हैं हम। यहाँ पर हम एक चीज़ ये चेक करेंगे स्टूडेंट्स कि हम इस टाउ का आर वेक्टर के साथ में हम कह सकते हैं डॉट निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अगर यहाँ पर हम आर वेक्टर का इस टाउ के साथ में, आर वेक्टर का इस टाउ के साथ में अगर हम डॉट निकालें, तो देखिए किस तरीके से डॉट में हम क्या करते हैं, आई वाले की गुणा जे वाले और के वाले। तो यहाँ 0 और यहाँ कितना है हमारा ये 2, तो 0 × 2, 0 × 2, ठीक। इसके बाद -1 यहाँ से और -8 यहाँ से, तो ये अपना हो जाएगा, देखिए हम कह सकते हैं -1, ठीक है ना, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस का, और माइनस का 8 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद के की अगर बात करें तो -4 -2, यानी कि आएगा 4 × 2। बस इसको आप सोल्व करिए, तो ये कितना आएगा, आर वेक्टर डॉट टाउ वेक्टर, ये आएगा 0 प्लस का 8 माइनस का 8, ये कट गया, ये आ गया 0। तो आप बताइए जब दो सदिश उनका डॉट अगर हम 0 मतलब निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट और वो निकल के आता है 0, तो वो सदिश एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत। तो यहाँ से हमारा निष्कर्ष क्या निकला, इससे हमारा यहाँ पर निष्कर्ष निकला स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो आर वेक्टर है ना अपना, हम कह सकते हैं ये आर वेक्टर, ठीक, या फिर टाउ वेक्टर जो अपना निकल गया है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, ये एक दूसरे के लंबवत होंगे, ठीक है। ये हमने आपको कल बताया कि जब किसी भी दो सदिश का डॉट प्रोडक्ट निकालें और 0 के बराबर आए, तो वो दो सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और चेक करके देखते हैं यहाँ पर, अगर हम इस टाउ और इस एफ के बीच में हम डॉट प्रोडक्ट निकालें, देखते हैं तो क्या मिलेगा। चलिए स्टूडेंट निकालते हैं, तो हम निकालते हैं टाउ और एफ वेक्टर, यानी टाउ वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच में हम निकालते हैं। तो देखिए 0 यहाँ पर 2, तो 0 गुणा आ जाएगा 2, यहाँ पर -8, यहाँ पर -3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -8 गुणे -3, और प्लस -4 और 6, तो यहाँ पर है -4 गुणे 6। तो देखिए यहाँ पर अपना कितना निकल गया है, टाउ वेक्टर डॉट एफ वेक्टर बराबर 0, ठीक है, प्लस के 24 और माइनस के 24, तो कुल मिलाकर ये कटे तो अपने पास आया 0। यानी कि हमें समझ में आया कि यहाँ पर जो अपना टाउ वेक्टर है ना, टाउ वेक्टर जो एफ वेक्टर के बराबर है, ये भी 0 है, तो इसका मतलब ये टाउ वेक्टर अपना लंबवत होगा इस एफ के भी। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली स्टूडेंट्स कि इस तरीके से आप देखिए कि अपने पास ये दो सदिश हैं, ठीक है, ये दो सदिश हैं अपने पास, ठीक, यानी बल है मान लीजिए। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली, यहाँ पर ये अपना क्या है, हम कह सकते हैं मान लीजिए एफ है, और ये अपना हम कह सकते हैं आर है। तो जो अपना सदिश होगा ना स्टूडेंट, जो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है, ये सदिश अपना इस तरीके का होगा,
मतलब ये इस एफ और इस आर के तो हम कह सकते हैं होगा ही लंबवत, और इसमें जो तल बनेगा ना, इस तल के हर एक बिंदु के लंबवत होगा ये सदिश, ठीक है ना। जो हमें क्रॉस में सदिश मिला है ये हम कह सकते हैं ए एफ और आर के तो होगा ही होगा लंबवत, बाकी ये जो तल बन रहा है इस तल के प्रत्येक बिंदु के हम कह सकते हैं लंबवत होगा स्टूडेंट, ठीक है ना। तो हम इस बात को लिख देते हैं पॉइंट के थ्रू नोट में। चलिए लिखते हैं, लिख दिया कि बहुत खास बात, क्या खास बात है कि अगर अपना जो ए क्रॉस और बी क्रॉस निकालने पर जो अपना सदिश आता है ना, अगर वो अपना पहले सदिश के लंबवत है और दूसरे सदिश के लंबवत है, तो इसका मतलब हुआ कि जो ए क्रॉस और बी क्रॉस यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वजह से जो नया सदिश आया है वो ए और बी सदिश के तो लंबवत होगा ही होगा, इसके साथ साथ समतल में स्थित जितने भी सदिश होंगे उन सबके वो लंबवत होता है। तो अगर वो सबके लंबवत होगा तो जो अपना ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वजह से नया सदिश आया उसका अगर ए वेक्टर के साथ डॉट निकालेंगे तो उसका आंसर कितना होगा स्टूडेंट, 0 होगा। इसी तरीके से अगर दूसरे वाले सदिश के साथ उसका डॉट निकालेंगे तो भी 0 होगा, अभी हमने चेक किया था। इसी तरीके से अगर आप दोनों सदिश को जोड़ करने वाले सदिश के साथ डॉट निकालेंगे तो वो भी 0 होगा। इस तरीके से आप घटा के भी अगर उसका डॉट निकालेंगे तब भी 0 होगा। यानी कि हमने भी आपको बताया कि अगर हमारा नया सदिश दोनों सदिश के लंबवत हो तो उस तल में स्थित वो सभी हम कह सकते हैं सभी के लंबवत होगा, सभी सदिशों के लंबवत होगा। अगला अपना टॉपिक है निर्देशांक अक्षों का सदिश गुणनफल। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि आई कैप क्रॉस आई कैप की वैल्यू होती है अपनी 0, इसी तरीके से जे कैप क्रॉस जे कैप की वैल्यू होती है 0, इस तरीके से के कैप क्रॉस के कैप क्रॉस के कैप की वैल्यू होती है 0, इस तरीके से आई कैप क्रॉस जे कैप की वैल्यू होती है अपनी के कैप, और इसी तरीके से जे कैप प्लस क्रॉस के कैप की वैल्यू होती है आई कैप, और इसी तरीके से के कैप क्रॉस आई कैप की वैल्यू होती है जे कैप। और अगर हम इनको रिवर्स कर दें, अगर हम इनको रिवर्स कर दें ना तो इनकी वैल्यू होती है फिर नेगेटिव, इसकी होगी माइनस के कैप, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का आई कैप, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का जे कैप। अब सवाल ये उठता है कि सर ये आए कहाँ से, तो ये वही सदिश हम कह सकते हैं सदिशों का सदिश गुणनफल से आए। चलिए मैं आपको ये एक बार बता रहा हूँ, बाकी आप फिर जो है ये वाला मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप इसी तरीके से सारे निकाल सकते हैं। देखिए किस तरीके से, तो यहाँ पर देखिए मैं ये वाला आपको बता रहा है एक प्रश्न के रूप में कि अपना जो है ना क्या है जे कैप, ठीक है, जे कैप क्रॉस आई कैप अपने पास कितना है माइनस के कैप है। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करें पहला सदिश बनाइए, पहला सदिश है अपना जे कैप, तो जे कैप कैसे बनेगा, इसके पास 0 हम कह रहे हैं आई कैप होगा, और जे कैप है अपना 1 जे कैप, और के कितना होगा वो भी 0 होगा, 0 के कैप, ये सदिश बना दिया। इसी तरीके से अगर आप बी सदिश को देखें तो अपना आई है, इसका मतलब 1 आई कैप, इसको लिख सकते हैं 0 जे कैप प्लस में 0 के कैप, इस तरीके से लिख सकते हैं। निकाल लीजिए आप इनका क्रॉस तो समझ में आ जाएगा। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किस तरीके से बताया आपको, एक सारणी बना लेनी है, और यहाँ पर आपको लिखना है आई कैप जे कैप साथ में के कैप। आई के गुणांक लिख दीजिए, पहले सदिश के 0 है 1 है 0 है, फिर बी वेक्टर के गुणांक, बी वेक्टर में आई जे के और आई जे के गुणांक लिखिए, 1 है आई का, जे का 0 है, के का भी 0 है, बस सोल्व कर लीजिए आई कैप, ठीक है। अब आप डायरेक्ट सोल्व इनको उसी तरीके से लिखना जिस तरीके से मैंने बताया। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 1 की गुणा 0 में करेंगे 0, फिर 0 की गुणा 0 में 0 आएगा, और इनका हमें अंतर लेना है। इसी तरीके से माइनस जे कैप, अब आपको क्या करना है, इसकी गुणा इधर करनी है तो आएगा 0, इसकी गुणा इधर करनी है तो भी आएगा 0, फिर आपको लेना है के कैप, के कैप में इधर गुणा होगी 0, और 1 की गुणा 1 में होगी माइनस का 1, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये वाला टर्म हम कह सकते हैं 0 है तो ये कट जाएगा, ये भी पूरा 0, ये भी कट जाएगा, क्या रहेगा माइनस का के कैप। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप किसी को भी इस तरीके से निकाल सकते हैं, और आप पता कर सकते हैं कि इनकी वैल्यू किस तरीके से 0 है या इनकी किस तरीके से ये के है, मतलब आप कोई भी उठा के इस तरीके से चेक कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा यहाँ पर आपको एक नोट पॉइंट और ध्यान रखना है, एक नोट पॉइंट क्या है अपने पास, नोट पॉइंट स्टूडेंट्स ये है अपना कि मान लीजिए अपने पास दो सदिश हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, आपने इन दोनों सदिशों का क्रॉस निकाला, मान लीजिए 0 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब पता क्या हुआ कि ये दोनों सदिश पक्का एक दूसरे के क्या होंगे, दोनों सदिश पक्का एक दूसरे के समांतर होंगे। और ये होगा कब, ये सिर्फ जब होगा ठीक है ना स्टूडेंट, जब थीटा अपना हो 0 अंश या फिर 180 अंश, तब ये पॉसिबिलिटी काम में आती है। तो आपको ये जो है ना ध्यान रखना है, एक पॉइंट स्टूडेंट नोट में, कि अगर दो सदिश का क्रॉस निकाला गया और वो क्रॉस अपना 0 के बराबर आता है ना, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो दोनों सदिश एक दूसरे के समांतर हैं। और ये होगा कब, जब थीटा 0 या फिर 180 अंश हो, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब मान लीजिए हमें कार्तीय रूप में सदिश दे ही ना रखे हों, जिस तरीके से यहाँ कार्तीय रूप में सदिश हैं, हमें सदिश कार्तीय रूप में दे ना रखे हों, यानी हमें सदिशों का परिमाण दे रखा हो और हमें कोण दे रखा हो। जिस तरीके से हमने अदिश गुणनफल में देखा था ना स्टूडेंट कि हमें परिमाण और जब कोण दे रखा होता था तब हमारा कार्तीय
हम कह सकते हैं काटते निर्देशांक वाला जो रूल बिल्कुल फेल हो जाता था। ऐसे ही अभी तक हमने जितना पढ़ा है, अगर हमें सवाल कुछ इस तरीके का दे दिया जाए कि परिमाण हो उसमें सदिश का और कोण, तो अभी तक हमने जितना यहाँ पर दो सदिशों का सदिश गुणनफल के रूल जो भी जितने भी पढ़े सारे फेल हो जाएंगे। चलिए देखते हैं तो फिर उन्हें आखिर करेंगे किस तरीके से। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स समझते हैं, पढ़ेंगे। जब हमें सदिशों का परिमाण एवं कोण दिया हो तो सदिश का गुणनफल हम किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले देखिए कि इस तरीके का जब सवाल होगा ना तो आपको दिया क्या क्या होगा, क्या क्या दिया होगा, क्या क्या दिया, क्या क्या दिया होगा। देखिए इस केस में आपको स्टूडेंट्स एक पहले सदिश का परिमाण और दूसरे सदिश का परिमाण और दोनों के बीच का कोण थीटा दिया होगा। ठीक है, तब आप अगर सदिश गुणनफल का परिमाण निकालेंगे, सदिश गुणनफल का अगर आप परिमाण निकालेंगे तो देखिए किस तरीके से आप निकालेंगे। आप निकालेंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ पर हम लगाएंगे फॉर्मूला सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल का परिमाण में आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है स्टूडेंट। डायरेक्ट किस तरीके से आप निकालेंगे, देखिए मान लीजिए आपके पास एक सदिश है ए वेक्टर, दूसरा सदिश है बी वेक्टर, इसका आपको क्रॉस निकालना है और परिमाण निकालना है। तो परिमाण निकालेंगे आप ए बी और दोनों के बीच का एंगल आपको लेना है साइन थीटा। तो देखिए स्टूडेंट्स ये वाला जो है ना, ये वाला ये हमसे क्या कहना चाह रहा है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला हमसे क्या कहना चाह रहा है। देखिए अगर इसी चीज़ को हम डायग्राम के थ्रू समझें, अगर हम इसी चीज़ को डायग्राम के थ्रू समझें तो देखिए इस तरीके से है। ये मान लेते हैं अपना पहला सदिश है ए वेक्टर और ये अपना दूसरा सदिश है बी वेक्टर और इनके बीच का जो एंगल है ना वो है अपना, हम कह सकते हैं थीटा। ठीक, ये अपने बीच का एंगल है थीटा। अब देखिए ये फॉर्मूला क्या कहना चाह रहा है। देखिए हमने यहाँ पर ये एक सदिश बनाया स्टूडेंट्स, ये सदिश है अपना, मान लीजिए हमने बनाया बी वेक्टर और एक सदिश हम कह सकते हैं हमने ये बनाया ए वेक्टर। ये हमने दो सदिश लिए, ये अपना ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और इन दोनों के बीच का जो एंगल है ना वो थीटा। ठीक, तो आपको पता है अगर इस सदिश के आप घटक करेंगे तो एक घटक इसका ये आएगा। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ए कॉस थीटा। और ये जो है हम सदिशों के अदिश गुणनफल में ले चुके हैं, तो हमें अब की बार घटक कौन सा लेना है, अब की बार हमें घटक ये वाला लेना है, यानी कि ए साइन थीटा। ठीक, इसीलिए ये जब हम ए क्रॉस बी वेक्टर निकालते हैं तो हम लिखते हैं बी और बी के लंबवत वाला घटक यानी कि साइन थीटा अपना आ जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये देखना है कि ये तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब यहाँ पर ये जो सदिश प्राप्त होता है ये भी तो अपना सदिश होता है। अगर ये सदिश होता है तो पक्का इस सदिश की दिशा होगी। तो सदिश की इसकी दिशा किस तरीके से निकालते हैं ये देखिए। सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल की दिशा, सदिश गुणनफल की दिशा किस तरीके से हम निकालते हैं, ये हम लोग इसके लिए एक रूल इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है स्टूडेंट्स RHTR। RHTR इसका मतलब है, ठीक है ना, RHTR का मतलब है राइट हैंड थंब रूल, यानी दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। इसका मतलब होता है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, दाएं हाथ के, दाएं हाथ के अंगूठे, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ये है अपना RHTR का मतलब। ठीक है, दाएं हाथ के अंगूठे। अब देखिए दाएं हाथ का अंगूठा क्या कहता है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। ये कहता है कि आपको अपना दायां हाथ लेना है। ठीक है, इस तरीके से अपना दायां हाथ है। दायां का मतलब जिससे हम दही खाते हैं, तो मैक्सिमम लोग जो है दही अपने सीधे हाथ से खाते हैं, तो वही दायां होता है, क्योंकि बच्चे दाएं और बाएं में कन्फ्यूज होते हैं। तो आप एक छोटी सी ट्रिक ध्यान रखिएगा, दाएं का मतलब जिससे आप दही खाते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, दायां हाथ लेना है और पहले सदिश से दूसरे सदिश की ओर उंगलियों को मोड़ना है। पहले सदिश से दूसरे सदिश की ओर उंगलियों को मोड़ना है, तो अंगूठा बता देगा आपको दिशा। तो ए क्रॉस बी की दिशा क्या होगी, अपनी ऊपर की ओर। तो यानी यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पर ये अपना होगा ए क्रॉस बी। ठीक, तो हमने आपको बताया था कि ए क्रॉस बी बराबर नहीं हो सकता बी क्रॉस ए के सदिश में। क्यों, क्योंकि आप देखिए अगर आप बी से ए की ओर उंगलियों को मोड़ेंगे, बी से ए की ओर, देखिए अगर आपको अच्छे से दिख पा रहा हो स्टूडेंट, तो बी से अगर आप ए की ओर मोड़ेंगे उंगलियां ना, तो अंगूठा देखिए किधर है, नीचे की ओर। इसका मतलब अगर आप बी से ए की ओर आएंगे, ठीक, तो आपका यहाँ पर बी क्रॉस ये होगा। तो आप देख रहे हैं डायरेक्शन अलग अलग है स्टूडेंट्स। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि सदिश दो सदिशों के सदिश गुणनफल में क्रम मैटर करता है। आप समझ गए होंगे किस तरीके से मैटर करता है, आपने देखा ना। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स कि जो ए वेक्टर है ना अपना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक, ये इनका परिमाण तो बराबर हो सकता है, परिमाण सिर्फ दिशा नहीं, परिमाण। अगर आप इनका परिमाण निकालें तो ये तो ए बी साइन थीटा के बराबर है, चाहे आप ए क्रॉस बी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण निकालें या बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का परिमाण निकालें, वो ए बी साइन थीटा के बराबर होगा। लेकिन स्टूडेंट जब आप दिशा के रूप में लिखना चाहेंगे, दिशा भी शामिल करेंगे, तो
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर नहीं हो सकता बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के, ठीक, ये नहीं हो सकता। अगर स्टूडेंट्स आप चाहते ही हैं इसको बराबर करना, आप चाहते हैं कि मुझे इनको बराबर रखना है, तो आप कर सकते हैं। बस आपको क्या करना होगा, एक माइनस का साइन देना होगा स्टूडेंट्स, इस तरीके से। अब ये हम कह सकते हैं दोनों सदिश हमारे बराबर हो गए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए इसके ऊपर आधारित एक न्यूमेरिकल करते हैं छोटा सा। यदि मापांक में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर दिया है हमें √3 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो हमें मापांक में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान बताना है। अच्छा स्टूडेंट्स, याद है आपको ये क्या है? तो आप याद करिए, यही तो अपना आर था, पीछे हमने आपको पढ़ाया रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला तो अभी मैंने आपको बताया, मापांक में ये तो होगा अपना ए बी साइन थीटा, होगा कि नहीं होगा अभी बताया, ये देखिए लिखा भी रखा है। और √3 और ये डॉट में क्या होता है, ये होगा आपका ए बी, हम कह सकते हैं कॉस थीटा। तो देखिए ए बी से ए बी कैंसिल आउट, इस कॉस को साइन के बटे में ले आइए, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा अपना रूट बराबर √3 के। तो यहाँ से अगर आप मान निकालेंगे इसका, तो टेन थीटा ये किसके बराबर होगा अपना, हम कह सकते हैं ये टेन थीटा अपना बराबर होगा √3 के। और 10 में √3 किसका मान होता है 60 का, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा अपना 60 अंश, ठीक। हमसे क्या पूछा गया भाई, हमसे पूछा गया इसका मापांक यानी रिजल्टेंट वेक्टर। तो स्टूडेंट्स रिजल्टेंट वेक्टर का मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है। रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर रूट में, आर बराबर रूट में, ठीक है ना, पहले सदिश का स्क्वायर, ठीक है ना। तो पहला सदिश अपने पास ए है मान लीजिए, दूसरे सदिश का स्क्वायर वो भी अपने पास ए है, प्लस 2ab कॉस थीटा, थीटा कितना निकाला अभी हमने 60 अंश, तो कॉस 60 अंश। तो यहाँ से अगर रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे तो आप देखिए आपके पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और कॉस 60 का मान होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ से आर का मान अपना निकल के आएगा स्टूडेंट्स रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी, ये अपना आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स फाइनली। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि आज हमने जो है ना सदिश को कंप्लीट कर लिया, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि आज हमारी क्लास 12th फिजिक्स बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। बस आपको इतना ही हम कह सकते हैं, आज हमारा ये 19वां लेक्चर था, ठीक है ना, बेसिक मैथमेटिक्स का। और 19 लेक्चर्स में हमने बिल्कुल कंप्लीट अच्छे से कर लिया, सदिश भी हमने डिटेल में पढ़ा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है ना। फिर आप कल से अब हम जो है ना अपनी जब फिजिक्स बुक स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट बुक जिसकी पहली यूनिट अपनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थित वैद्युत की, जिसमें पहला चैप्टर है अपना वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। तब आप देखिएगा आप बिल्कुल भी कहीं पर नहीं फंसेंगे और आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इन लेक्चर्स को, जो अपने 19 लेक्चर्स आ चुके हैं, इनको अच्छे से पहले देख लेना है, फिर उसके बाद में आपको सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, थैंक यू।